अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाइमेट चेंज। ठीक है जी। अब बहुत सा बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा अकाउंटिंग या ऑडिट के पर्चे में क्या इंपैक्ट आ सकता है। ये जो वीडियो है ये कैफ 8 वाले के लिए भी रेलिवेंट है, C5 6 वाले के लिए भी रेलिवेंट है और MSA 1 के लिए भी रेलिवेंट है। देखें यार, बड़ा इंपॉर्टेंट 10 मिनट की वीडियो है। अगर समझ आ जाएगी ना एक बात तो इंशाल्लाह किसी किस्म का पेपर आ जाए आप बड़े आराम से हैंडल कर सकते हैं। मैं अगर ऑडिट के पर्चे की बात करूं तो देखें, ऑडिट के पर्चे में वो आपसे इवैल्यूएशन पूछ सकता है, वो आपसे रिस्क पूछ सकता है, वो आपसे प्रोसीजर्स पूछ सकता है, वो आपसे रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस पूछ सकता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट से कि आपसे लेट से वो रिस्क पूछ सकता है, आपसे वो प्रोसीजर्स पूछ सकता है और आपसे वो रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस पूछ सकता है। ये तीन आइजाज़ है, ये तीन एरियाज़ हैं हमारे जहाँ पे हमारे पास C5 6 में कोई भी चीज़ रेलिवेंट हो सकती है। लेकिन इसको समझने की कोशिश करें। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें पता है कि यार चाहे रिस्क हो या प्रोसीजर्स हो या रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस हो, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बगैर तो हर चीज़ इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है वो है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई IFRS है? क्या क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई IFRS है? क्लाइमेट चेंज के ऊपर प्यारे बच्चों कोई भी IFRS डायरेक्टली नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड देखें जिसका नाम है IS1, वहाँ पे वो कहता ही है कि जी हर वो चीज़ जो कि फॉर एग्जांपल यूज़र के इकोनॉमिक डिसीजन को इम्पैक्ट करे या मटेरियल हो यूज़र के लिए तो वो मटेरियल कहलाएगी। ठीक है जी। तो इसका मतलब है क्लाइमेट चेंज अगर इम्पैक्ट मटेरियल है यूज़र के लिए, अगर इसकी वजह से कोई चीज़ मटेरियल है तो इसके इम्पैक्ट को आपने कंसीडर करना पड़ेगा। प्लस इनडायरेक्टली बहुत से ऐसे IFRS हैं जो कि यहाँ पे ट्रिगर हो जाएंगे और जब वो ट्रिगर हो जाएंगे तो फिर आपको रिस्क, प्रोसीजर्स, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस हर एक चीज़ समझ आ जाएगी। एक चीज़ तो हमें समझ आती है कि हाँ भाई अगर एक क्लाइमेट चेंज है वो किस तरीके से डिफरेंट IFRS को हिट कर सकती है। मैं आपके सामने थोड़ी सी देखें, एग्जाम्पल को समझने के लिए आप 2-3 एग्जाम्पल सामने रखेंगे। एक तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान की है कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से एक बहुत ही ख़तरनाक फ्लड आया, पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी जाम हो चुकी थी और एक इस इम्पैक्ट की वजह से हुआ क्या था, कौन कौन सी कंपनीज हिट हुई थी, इसको समझने की कोशिश करें। देखें, क्लाइमेट चेंज की वजह से डायरेक्टली भी हिट होगा, इनडायरेक्टली भी हिट होगा। अब मैं इसको समझाने के लिए आपसे ये कहता हूँ, IS1 सबसे पहले ट्रिगर कर जाएगा और IS1 के हिसाब से गोइंग कंसर्न अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहला जो आपका रिस्क आएगा, IFRS की बात करूं, मैनेजमेंट को गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करनी पड़ेगी और उस असेसमेंट में चूंकि फ्यूचर है तो क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज ये मेरे फ्यूचर कैश फ्लोज को इंपैक्ट कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे अगर कोई अगला IFRS अप्लाई हो सकता है तो वो IS2 है। IS2 कैसे अप्लाई होगा? IS2 इन्वेंट्री है। IS2 कैसे अप्लाई होगा? देखिए, समझने की कोशिश करें। मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं, क्लाइमेट चेंज से डायरेक्टली मुझे कोई इंपैक्ट नहीं है। लेट से यूनिलीवर यहां बैठ के प्रोडक्शन करता है, इनका हेड ऑफिस कराची में है, पोर्ट कराची में है, कराची से यहां पे सारा माल आता है, इनके पास रॉ मटेरियल बाहर से आता है, ये लोग बैठ के सिर्फ और सिर्फ यहां पे सेल कर रहे होते हैं, सप्लाई कर रहे होते हैं। हुआ क्या, जब पाकिस्तान में फ्लड आया तो इसकी वजह से आपकी सप्लाई चेन तो सारी खत्म हो चुकी थी। भाई माल सप्लाई कैसे करें? यूनिलीवर का मॉडल लेट से क्या था कि जी हम तो सारा माल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू बाय रोड करेंगे, बिकॉज वो सस्ता पड़ता है हमें। सही है। अब मुझे बताएं, बाय रोड क्या ये चीज़ ट्रांसपोर्ट हो सकती है? बाय रोड तो ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि जी अब मैंने, इसका मतलब है 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि देखें, मेरे पास जो इन्वेंट्री है वो तो अब पड़े पड़े रह के ओल्ड हो जाएगी, शायद ऑब्सोलीट हो जाएगी, नहीं बिकेगी, डिमांड कम हो गई। तो एक रिस्क तो आपका बड़ा ज़बरदस्त आ गया IS2 के हिसाब से और वो रिस्क आ गया इम्पेयरमेंट का। IS2 के इम्पेयरमेंट के रिस्क, प्रोसीजर्स, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस सब पढ़ी भी हमने। इम्पेयरमेंट की बस आपको सिर्फ समझाने का मकसद ये कि इनकी वजह से ये IFRS अप्लाई हो जाएंगे और इन IFRS को आपने यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। कैसे कंसीडर करना पड़ेगा वो भी समझाऊंगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब आप इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करते हो तो आप NRV डिटरमाइन करते हो। NRV होती है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल। अब ये वाली जो एजम्पशन है, अब तक यूनिलीवर एक एजम्पशन लेती थी कि भाई पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मुझे इतनी आती होगी तो एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल इतनी होती होगी। लेकिन अब चूंकि उनको कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा करना है तो वो करेंगे क्या, वो बाय रोड ट्रांसफर नहीं करेंगे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी बाय ट्रेन ट्रांसफर कर रही हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी बाय एयर ट्रांसफर कर रही हो लेट से। तो अगर अब इसका मतलब है यहाँ जो एजम्पशन उनकी यूज हो रही थी एस्टिमेटेड कॉस्ट, यहाँ पे IS2 ट्रिगर कर जाएगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको ये एजम्पशन चेंज करनी पड़ेगी। एजम्पशन चेंज करेंगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इम्पेयरमेंट की अमाउंट चेंज हो जाएगी। एज एन ऑडिटर मैं क्या रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा? मेरा रिस्क तो वही है कि मैनेजमेंट ने
IS2 के हिसाब से इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करेगी। लेकिन इस वर्ड को, ये जो क्लाइमेट चेंज का वर्ड है, इसको कैसे यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करूंगा, तो मैं सिर्फ इतना कह दूंगा क्लाइमेट चेंज की वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी मेरी इन्वेंट्री ओल्ड ऑब्सोलीट हो रही है, मैनेजमेंट ने उसको इंपेयरमेंट में कंसीडर ना किया। देयर इज अ पॉसिबिलिटी जो एजम्पशंस यूज हो रही हैं, और एजम्पशन में बड़ी स्पेसिफिक एजम्पशन, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू मेक सेल और एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, ये एजम्पशंस मैनेजमेंट के रीजनेबल ना हो बिकॉज क्लाइमेट चेंज की वजह से कंपनी का सप्लाई चेन इफेक्ट हुआ है। सेम वुड बी योर प्रोसीजर्स एंड द रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस। आगे अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे IS2 के बाद अगर कोई एक इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है तो वो IS16 भी इनडायरेक्टली ट्रिगर कर जाएगा। अगेन IS16 में क्लाइमेट चेंज का वर्ड नहीं दिखेगा आपको, लेकिन अगर IS16 आप देखें या IS36 आप देखें, दोनों जगह क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट पड़ जाएगा। कैसे पड़ेगा थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि भाई एसेट तो मेरा इंपेयर्ड हो गया, सही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से मेरा एसेट इंपेयर्ड हो सकता है, मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंपेयर्ड हो सकता है। IS16 में जो एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास थी, वो इंपॉर्टेंट चीज थी हमारे पास प्यारे बच्चों, यूजफुल लाइफ, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा होता हूँ, या मैं कोई एनर्जी प्रोडक्शन कर रहा हूँ, और अगर मैं कोई एनर्जी, या मैंने कोई प्लांट लगाया हुआ है और इस प्लांट से लेट से एक कार्बन एमिशन होती है। अगर मैंने प्लांट आज से 4 साल पहले खरीदा था, तो 4 साल पहले खरीद के मैंने कहा था यार मेरी यूजफुल लाइफ 10 साल होगी, सही है। अब इस कार्बन एमिशन की वजह से, मेरे प्लांट की वजह से लॉ एंड रेगुलेशन आ जाता है, और वो आपसे कहता है कि जी अगले 3 साल में आपने उसको रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट होना है, अगले 3 साल में आपने उसको इस प्लांट को कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब है पहला इंपैक्ट आ जाएगा मेरा यूजफुल लाइफ का कि जी मेरा यूजफुल लाइफ तो गई, अब प्लांट की इकोनॉमिक लाइफ या यूजफुल लाइफ 10 साल या 6 साल या 8 साल नहीं है, अब यूजफुल लाइफ 3 साल है, ये रिस्क आ जाएगा। सेकंड रिस्क जो मेरा सबसे बड़ा आएगा, यार मेरा एसेट तो इंपेयर्ड हो गया, मैंने 10 अरब रुपए का ये एसेट खरीदा था, अगले 3 साल में, और लेट से मेरे पास कैरी हो रहा है आज 9 अरब रुपए का, अगले 3 साल में मैं इस 9 अरब रुपए को तो वैल्यू इन यूज करके तो मैं इसको रिकवर नहीं कर सकता, मेरी एसेट की इंपेयरमेंट। तो प्यारे बच्चों यही चीज़ मेरी इंपेयरमेंट के रिस्क में आ जाएगी, मुझे इंपेयरमेंट के प्रोसीजर्स मेंशन करने पड़ेंगे। अगर मैनेजमेंट इसके इंपैक्ट को नहीं लेती तो मैं रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन में कंसीडर करूंगा। समझने की कोशिश करिएगा, IS36 में क्लाइमेट चेंज का वर्ड नहीं लिखा हुआ, लेकिन फ्यूचर कैश फ्लोज के लिए तो मुझे क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ तक बात समझ आती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्यारे बच्चों, एक और यहाँ पे जो चीज़ अप्लाई हो जाएगी वो IS37 की सारी पॉसिबिलिटीज अप्लाई हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोविजन भी अप्लाई हो सकता है, यहाँ पे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी भी अप्लाई हो सकती है, यहाँ पे ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट भी अप्लाई हो सकता है। ये कैसे होगा देखें, अगेन अगर मेरे ऊपर एक रेगुलेशन है, मैं उस रेगुलेशन की कंप्लायंस नहीं करता, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी रेगुलेटर मेरे ऊपर कोई प्रोविजन लगा दे, कोई केस चल रहा है, कोई लिटिगेशन चल रही है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जी कोई कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करनी हो, प्लस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जी कोई कॉन्ट्रैक्ट मेरा ऐसा होगा जो कि ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बन चुका होगा। अगर आप इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल मुझसे पूछें तो देखिए हुआ क्या, पाकिस्तान में फ्लड आया, सारा का सारा कॉटन आपका बह गया, सही है, प्रोडक्शन सारी खत्म हो चुकी थी। आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठी हुई थी, इन सारी चीजों को अप्लाई करिएगा, आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठी थी वो तो बाहर गोरों के साथ और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ तो एग्रीमेंट करके बैठी हुई थी कि जी हम आपको इतना फिनिश गुड सप्लाई करके देंगे, और उसके लिए उन लोगों ने एक प्लांट भी खरीदा हुआ था और ये सोचा हुआ था कि जी हमारे पास कॉटन की इतनी प्रोडक्शन होगी, हम यहाँ से लेंगे और आगे जाके उसको, और सारा का सारा कॉटन यहाँ पे आपका बह चुका है। ठीक है, मुझे एक बात बताएं, अब अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करूंगा तो मुझे एक पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। IS37 ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई हो चुका है, और अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं पूरा करने जाता हूं तो पूरा करने के लिए पाकिस्तान में तो कॉटन है ही नहीं, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। जब आप इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट में तो वैसे ही इंपोर्ट कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा हाई है, डॉलर आपका 225-235 पे चल रहा है। उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए जो आपके पास कॉस्ट इंकर्ड होगी वो आपके रेवेन्यू से ज्यादा है। IS37 ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई हो चुका है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पूरे 6 महीने 8 महीने फ्लड की वजह से आपका प्लांट यूज ही नहीं हो सका। क्यों यूज नहीं हो सका? बिकॉज आपके पास क्या कहते हैं कॉटन ही अवेलेबल नहीं है। आपका जो यूजफुल लाइफ थी या जो आपका डेप्रिसिएशन मेथड था, देयर इज अ रिस्क कि आपको उसको भी चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। तो IS37 अप्लाई हो सकता है, आपके ऊपर कोई लिटिगेशन आ जाए, आपके ऊपर रेगुलेटरी केस फाइल कर दे, प्रोविजन और कंटिंजेंट लायबिलिटी भी आ सकती है। IS16 में मैं आपको एक और चीज थोड़ी सी ये ऐड कर दूं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अच्छा IS16 को यहाँ पे मैं लिंक कर रहा हूँ IS38 से, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि रेगुलेटर आपसे ये कहे कि भाई आपको सर्टन एक्सपेंडिचर करने हैं टू कंट्रोल योर कार्बन एमिशन, आपने सर्टन रिसर्च करनी है, आपने ये काम करना है, आपने वो काम करना है।
तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी में कुछ सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करने जा रहे हैं, कोई सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं, और रिस्क ये हो सकता है कि वो एसेट का क्राइटेरिया पूरा ना कर रहा हो, या आप कोई रिसर्च ऐसी करने जा रहे हैं और देयर इज अ रिस्क आपने उसको एज अ इंटेंजिबल एसेट क्लासिफाई कर दिया हो, बल्कि वो रिसर्च फेज से पर्टेन करता हो और उसको एक्सपेंस आउट होना चाहिए। तो ये कुछ हमारे पास आईएस है, ये अप्लाई हो जाएंगे। जहां क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको आईएस समझ आ गया कि ये इंपैक्ट है, तो उसके रिस्क, प्रोसीजर्स, रिपोर्टिंग इंप्लीकेशंस तो वही है जो कि हम पढ़ते हैं, बस उसके अंदर क्लाइमेट चेंज का थोड़ा सा वर्ड ऐड कर देंगे। एजम्पशंस की रीजनेबल्स को देखते हैं, मैं ये असेस कर लूंगा कि क्या मैनेजमेंट ने क्लाइमेट चेंज को कंसीडर किया है। जब मैं ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस करूंगा, तो इसके अंदर मैं एक और चीज ये ऐड कर दूंगा कि क्या मैनेजमेंट ने प्रोसेस में मुझे क्लाइमेट चेंज की सारी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करी है। अगर मैनेजमेंट ने वैल्यू इन यूज डिटरमाइन करी है, तो क्या उसमें क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को कंसीडर किया है कि नहीं किया। थोड़ा सा अगर और आगे बढ़े हम, तो देखें एक और चीज जो कि बड़ी रेलिवेंट हो जाएगी, वो हमारे पास, मैं IAS 16 से लिंक कर रहा हूं, वो हमारे पास IFRIC 1 हो जाएगी। और IFRIC 1 हमारे पास डीकमीशनिंग है। जाहिर सी बात है, जब इतने हालात खराब चल रहे हैं, जब ये क्लाइमेट चेंज का मसला चल रहा है, तो लॉ एंड रेगुलेशन आपके ऊपर ये कोई भी ऑब्लिगेशन आयद कर सकता है, कोई भी रेगुलेशन पास कर सकता है कि जी आपने डीकमीशनिंग अब ऐसे नहीं, अब ऐसे करनी है, सही है, और ये चीजें आपने इंश्योर करनी है। तो वो जो चीजें ऐसे नहीं ऐसे करनी है और चीजें इंश्योर करनी है और कॉस्ट, तो इन सब के लिए तो कॉस्टिंग कट करनी पड़ेगी। वो जो कॉस्ट तो आपको हर साल अपने एस्टिमेट को रीअसेस करना पड़ेगा। अगर कोई कॉस्ट चेंज हो रही है तो IFRIC 1 का प्रोविजन चेंज हो जाएगा, IFRIC 1 का प्रोविजन चेंज हो जाएगा, तो IAS 16 के हिसाब से वो जो एसेट कैरी हो रहा है वो नंबर आपका चेंज हो जाएगा। प्यारे बच्चों के यहां तक बात समझ आती है हमें? तो ये बड़ा क्लियर होना चाहिए हमें। मैं बैंक ऑडिट कर रहा था, आप यकीन नहीं कर सकते, बैंक के साथ ऑडिट कर रहा था, बैंक ने जो आपको लोन देती है तो वो तो IFRS 9 के हिसाब से क्लासीफाई कर रही होती है। बैंक में IFRS 9 एप्लीकेबल है नहीं, लेकिन चूंकि आगे जाके एप्लीकेबल हो जाएगा समझाने के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज आपके सिलेबस में IFRS 9 है। तो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, वैसे भाई जो मेरी बुक्स में एडवांसेस आ रहे हैं, तो क्या ये कस्टमर मुझे रीपे कर सकेगा? बिकॉज क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट हुआ है, पूरे पाकिस्तान में फ्लड आया हुआ है, तो क्या ये कस्टमर मुझे पे कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा? तो उस चीज, और IFRS 9 तो है ही ये एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल, तो कहीं पे भी क्लाइमेट चेंज का वर्ड डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ वहां पे, लेकिन जब आप एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल मैनेजमेंट बनाएगी, तो एज एन ऑडिटर आपने ये सवाल लाजमी करना है। क्या सवाल करना है कि भाई इसमें क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट किधर है? अगर यहाँ पे क्लाइमेट चेंज वजह से आपकी इकोनॉमी डाउन हो सकती है, 3-4 महीने फ्लड आ गया, आपकी पूरी इकोनॉमी बैठ गई, तो इसका इंपैक्ट क्या है? यहाँ पे तो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट के चांसेस ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट के चांसेस ज्यादा है, जो सिक्योरिटी उसने आपको जमा कराई थी उसकी लॉस गिवन डिफॉल्ट या उसकी फेयर वैल्यू कम हो सकती है। तो इन सारे फैक्टर्स को आपने कंसीडर करना पड़ेगा। तो बैंक डायरेक्टली कोई मसला नहीं, लेकिन बैंक का सबसे बड़ा मसला क्या कि जिस लोगों को एडवांसेस दिए थे उनकी रीपेइंग कैपेसिटी ऑब्वियसली क्या हो चुकी है, इस क्लाइमेट चेंज की वजह से कम हो चुकी है। क्या यहां तक प्यारे बच्चों बात समझ आती है? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे पास IFRS 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट, और जब भी आपकी क्लाइमेट चेंज की वजह से वैल्यू में इंपैक्ट आएगा, मैं सारी चीज़ आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, इसकी वजह से IFRS 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट में भी इंपैक्ट आ सकता है। अच्छा, इन सारे क्राइटेरिया को समझने के बाद अब हम आते हैं थोड़ा सा आइजा के ऊपर, और थोड़ा सा हम समझने की कोशिश ये करते हैं प्यारे बच्चों कि क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट तो IFRS में था, ये कुछ हमें समझ आता है प्यारे बच्चों। एक जो इम्पैक्ट इसमें आइजा अप्लाई हो जाएगा, वो आइजास कौन से अप्लाई होंगे? देखें मेरी बात सुने। सबसे पहला जो आपके पास आइजा अप्लाई होगा वो आइजा 300 अप्लाई होगा। आपने क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक स्ट्रेटेजी और एक प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, आइजा 315 के हिसाब से आपको ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और उसकी असेसमेंट भी करनी पड़ेगी। डिपेंड करता है कि इसमें एस्टिमेट्स या जजमेंट या कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है। तीसरा जो आपका आइजा एप्लीकेबल हो जाएगा वो आइजा 330 रिस्पॉन्स हो जाएगा। उस रिस्क के अगेंस्ट आपने एक रिस्पॉन्स भी बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल द रिस्क केस कि जी मेरा एसेट क्या हो चुका है, मेरा एसेट इंपेयर्ड हो चुका है। क्यों एसेट इंपेयर्ड हो चुका है? इसलिए इंपेयर्ड हो चुका है बिकॉज मैनेजमेंट ने वैल्यू इन यूज सही डिटरमाइन नहीं करी होगी, या मैनेजमेंट ने जो एजम्पशंस ली होंगी वो रीजनेबल नहीं होंगी। क्यों? बिकॉज इसके इम्पैक्ट में, इसकी कैलकुलेशन में क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को मैनेजमेंट ने कंसीडर नहीं किया होगा। ये वर्ड थोड़ा सा लिख देंगे तो आपका आंसर अच्छा बन जाएगा। रिस्पॉन्स करते हुए या प्रोसीजर ड्राफ्ट करते हुए मैं इस चीज़ को लाजमी देखूंगा। फॉर एग्जांपल इम्पेयरमेंट के प्रोसीजर हमें पता है क्या है कि मैं मैनेजमेंट के प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग लेता हूँ। तो जब मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगा और ये लिखूंगा इज इट कंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS, बस एक वर्ड थोड़ा सा और ये ऐड कर दूंगा कि जी मैं ये इवेल्युएट करूंगा कि क्या मैनेजमेंट किस प्रोसेस में
क्लाइमेट चेंज को कंसिडर किया है। मेरा दूसरा प्रोसेस होता था एजम्पशंस रीजनेबल होनी चाहिए, तो क्या मैनेजमेंट की एजम्पशन क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को एड्रेस कर रही है कि नहीं कर रही, क्या उस चीज़ को मैनेजमेंट ने इनकॉर्पोरेट किया है कि नहीं किया। क्यों? बिकॉज वैल्यू इज डिटरमाइन, तो आप फ्यूचर कैश फ्लोज के बेसिस पे, तो क्या फ्यूचर कैश फ्लोज में उसने उन सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया भी है कि नहीं किया। तो इस तरीके से आप इस इम्पैक्ट को लिख देंगे। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट आइजा आपके पास अप्लाई हो जाएगा वो आइजा 501 अप्लाई हो जाएगा। क्यों? लिटिगेशन एंड क्लेम्स। यहाँ पे आपके पास IAS 37 प्रोविजन था, तो आइजा 501 लिटिगेशन एंड क्लेम्स अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं, यहाँ पे आइजा 320 मटीरियलिटी भी अप्लाई हो जाएगा। और मटीरियलिटी के लिए आपको ये असेस करना पड़ेगा कि एक ऐसा डिस्क्लोजर, क्लाइमेट चेंज का डिस्क्लोजर आएगा अकाउंट्स में। अब सही है, अगर क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट आ रहा है आपके फाइनेंशियल में तो उसका डिस्क्लोजर आएगा और उस डिस्क्लोजर को आपने इवेल्युएट करना पड़ेगा। दैट डिस्क्लोजर कुड बी मटेरियल टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जी इसको इवेल्युएट करना पड़ेगा। आइजा 501 में हम एक प्रोसेस पढ़ते थे लिटिगेशन एंड क्लेम्स, चूंकि प्रोविजन है, कंटीजेंट लायबिलिटी है, आइजा 501 अप्लाई हो जाएगा। आइजा 540 अकाउंटिंग एस्टिमेट्स अप्लाई होगा। क्यों? क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट होने की वजह से बहुत से IFRS ट्रिगर हो रहे हैं, और जब IFRS ट्रिगर हो रहे हैं तो इन IFRS ट्रिगर होने की वजह से बहुत से एस्टिमेट्स के स्टैंडर्ड्स हैं। आइजा 540 आपके पास अप्लाई हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड जो आपके पास अप्लाई होगा वो आइजा 570 गोइंग कंसर्न हो जाएगा, क्योंकि IS 1 की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से गोइंग कंसर्न पर डाउट क्रिएट हो सकता है। आइजा 570 अप्लाई हो जाएगा। आइजा 620, देखें अगर कार्बन एमिशन है, अगर इस तरह के सारे वर्ड्स हैं तो इसमें आपके पास तो एक्सपर्टीज नहीं होंगी, तो इसके लिए आपको शायद एक ऑडिटर एक्सपर्ट अपॉइंट करना पड़े। तो ऑडिट प्रोसीजर्स में आप एक्सपर्ट का वर्ड भी लिख सकते हैं। इसके अंदर एक बहुत जो इंपॉर्टेंट आइजा है वो है, वैसे आना यहाँ पे इसके बाद चाहिए बट मैं यहाँ लिख देता हूँ, आइजा 250 कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। जब तक लॉज, देखें ये जितनी भी है ना, कार्बन एमिशन हो गया, ये क्लाइमेट चेंज हो गया, सारे के सारे इसके ऊपर कोई ना कोई लॉज एंड रेगुलेशन आएंगी। जब लॉज एंड रेगुलेशन आएंगी तो आपके पास आइजा 250 भी अप्लाई हो जाएगा। अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई इंपैक्ट आ रहा है, तो आप आइजा 260 के हिसाब से दोज चार्ज विद गवर्नेंस को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को मैनेजमेंट कंसीडर नहीं कर रही, कंट्रोल में नहीं असेस कर रही, तो आप वो कंट्रोल डेफिशिएंसीज भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये तो हमारे पास आइजाज हो गए प्यारे बच्चों, लेकिन एक मज़ेदार बात सुनिएगा, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। आइजा 700 तो ऑब्वियसली अगर आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये मैटर शायद आपका की ऑडिट मैटर में भी कम्युनिकेट हो सकता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर IFRS की कहीं खिलाफ वर्जी होती है तो 705 के हिसाब से आप मॉडिफाइड ओपिनियन भी दे सकते हैं। अगर लिस्टेड एंटिटी नहीं है, कैम एप्लीकेबल नहीं है और क्लाइमेट चेंज का एक डिस्क्लोजर आ रहा है, जिस तरह आज से 2 साल पहले कोविड का डिस्क्लोजर आता था, उसके ऊपर आप एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ भी दे सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आइजा 720 अदर इंफॉर्मेशन, बिकॉज शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स डायरेक्टर से ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ बताया होगा, आपने उसको रीड करना होगा इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट वेदर इट इज कंसिस्टेंट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ प्यारे बच्चों आपके पास आइजा 720 भी अप्लाई हो जाएगा। अगर मैनेजमेंट आपसे कहे कि जी मुझे सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के ऊपर या क्लाइमेट चेंज के ऊपर मैंने ये काम किया है, मुझे इसके ऊपर एक एश्योरेंस चाहिए, तो याद रखिएगा आप वो जो एश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे उसके ऊपर जो स्टैंडर्ड अप्लाई होगा वो IS AE 3000 अप्लाई होगा प्यारे बच्चों। तो एक छोटी सी वीडियो समझाने का मकसद ये है कि क्लाइमेट चेंज के वर्ड से कंफ्यूज ना होइएगा। थोड़ी सी ये डायग्राम याद रखिएगा, सेम चीज़ है जिस तरह कोविड में ये सारे IS हमारे ट्रिगर कर गए थे, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी सारे IS हमारे पास ट्रिगर कर जाएंगे। जब भी ट्रिगर कर जाएंगे तो इसका मतलब है कोई ना कोई रिस्क हो सकता है, प्रोसीजर्स होगा एंड रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस होगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।